भाई जा जा तुम रख लो, माँ मेरे हिस्से में आएगी। अरे विभा जी आप आ गई। कमल खुशी से बोलते हुए उनके पैर छूने लगा और उनका सामान उठाकर अंदर गया। विभा ने मुंह बनाया, अभी तक कमल में अक्ल नहीं आई। ये नई शादी का घर है, जरा ढंग के कपड़े पहन लेता, गवार के गवार ही रह गया। पढ़ लिख लेता तो थोड़ी अक्ल आ जाती। लगी नहीं रहा है, अपने सगे भाई की शादी का काम निपटा रहा है। बिल्कुल नौकर जैसा लग रहा है, जरा भी स्मार्टिंग नहीं है। पढ़ी लिखी प्रोफेसर विभा ने अपनी माँ से कहा तो वो गुस्सा हो गई। हाँ तू भी उसका मजाक बना ले, एक तो वो सबके लिए भाग दौड़ कर काम करता है और तू है कि उसको ही दोष दे रही है। वो तेरे पढ़े लिखे दोनों भाई तो अभी तक भी नहीं आए, आकर मिल लेते। आखिर बहन इतनी दूर से आई है। तभी कमला फिर हाथ में ठंडा शरबत लिए हाजिर हो जाता है। विभा जी ये लो शरबत पी लो, आप इतनी गर्मी में आई हो, मैं आपके लिए खाना लगवा देता हूँ। और वो गिलास पकड़ाकर दौड़कर चला गया। विभा जी की नजर अपने छोटे भाई को ढूंढ रही थी, जिसकी शादी हो रही थी, जो फेस से डॉक्टर था। थोड़ी देर बाद दीपक आता है, उसे देखकर विभा की आंखें चमक जाती हैं और वो उसे ढेर सारा आशीर्वाद देती है। तुम तो इस खानदान के असली दीपक हो, तुमने तो मम्मी पापा का नाम रोशन कर दिया है। तुम एक दिन बहुत ऊंचाई पर जाओगे। तभी कमल फिर से आ जाता है, छोटू तू भी शरबत पी ले, गर्मी लग रही होगी। मजले भाई आप बस जीवन भर सबको शरबत ही पिलाते रहेंगे, इसी में आपकी जिंदगी कट जाएगी। और दोनों भाई बहन उस पर हंसने लगे। कमल ने कुछ नहीं कहा, वो अपने से छोटे भाई की शादी की तैयारियों में व्यस्त हो जाता है। अभी कितने सारे काम बाकी हैं, सब काम का भार उसी पर ही है। सबसे बड़े भाई राकेश भैया इंजीनियर हैं, जो सुबह से कमरे में बंद होकर जरूरी मीटिंग कर रहे हैं और उन्हें कमरे में ही चाय नाश्ता और खाना पकड़ाने की जिम्मेदारी कमल पर ही है। वहीं उनकी पत्नी शीला सुबह पार्लर जाकर आई है और अब मेहंदी लगवा रही है। वो भी कमल को दौड़ा रही है, कभी लहंगा प्रेस वाले के यहाँ से लाना है तो कभी गजरा लगवाना है, ताकि वो शाम को महिला संगीत में अच्छे से तैयार हो सके। वैसे मेहंदी की रस्म कल हो गई थी, पर शीला आज सुबह ही मैके से वापस आई थी। कहने को ससुराल शादी में आई थी, पर वो आते ही मैके चली गई। ससुराल के कामकाज से उसे कोई लेना देना नहीं था। विभा भी कॉलेज में प्रोफेसर है, तो उसके यहाँ परीक्षा चल रही थी। बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी लेकर आई थी। वैसे भी शादियां आजकल 2 दिन की ही होती हैं। ये तो पहले का जमाना था, जब बहन बेटियां 15 दिन पहले शादियों में आती थी। रात को संगीत के लिए सब तैयार हो गए। अरे कमल मेरी चप्पल टूट गई है और अब मैं फंक्शन में कैसे जाऊंगी, तू पहले इसे ठीक करवा ला। विधि ने कमल को चप्पल देते हुए कहा। अभी रात को मोची कहाँ मिलेगा, ये कमल सोच ही रहा था। फिर दिमाग लगाया, वो मोची तो स्टेशन की पटरी के उस पार बनी झोपड़ी में रहता है। कई बार उसे वहीं से आते जाते देखा है, तो वो बाइक लेकर वहीं चला गया और चप्पल ठीक करवा लाया। महिला संगीत में पहुंच ही रही थी कि राकेश ने कहा, तुझे तेरी भाभी बुला रही है। उनके पास दौड़ कर गया तो वो बोली, ये मेरी चचेरी बहन है, इसका बच्चा छोटा है, ये खाना नहीं खा पा रही है। तुम इसके बच्चे को संभाल लो, ताकि ये शादी में अच्छे से मजे कर पाए। कमल ने बड़ी देर तक उसे संभाला। तभी वहाँ 2 महिलाएं जो पड़ोसन थीं, वो मजाक करने लगी। कमल तेरी शादी तो हुई नहीं और बच्चे भी हो गए, और हंसने लगी। कमल झोंक गया। बेचारा सब भाई बहनों में कम पढ़ा लिखा है और काम धंधा भी खास नहीं करता है। भाई बहन के पीछे नौकर बनकर घूमता रहता है। जाने इसकी कब शादी होगी। इसके छोटे भाई की भी कल शादी हो जाएगी। दुलारी भाभी का नालायक बेटा घर पर ही पड़ा रहता है, जैसे नौकर हो। उन सभी की बातें दुलारी जी आते वक्त सुन लेती हैं। उन्हें अपने मझले बेटे पर दया आती है
और वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, बस इसीलिए वो चिंतित रहती हैं। उनके 4 बेटे हैं। कमल को छोड़कर बाकी सब अच्छे से पढ़ लिख कर काम कर रहे हैं। सबकी शादी भी हो गई और दीपक की भी हो जाएगी। सबके घर परिवार बस रहे हैं और कमल की अभी नौकरी और धंधे का पता भी नहीं है। कमल यूं तो घर के सभी काम दौड़कर कर लेता है, पर वो ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे वो कमा सके। सभी भाई बहन उसे टोकते रहते हैं, ताना देते रहते हैं। ये दुलारी जी को सहना नहीं होता है। वो मन ही मन कूटती रहती है, सोचती रहती है कि इसका विवाह करवा दे, पर इस बेकार और बेरोजगार को कौन अपनी बेटी देगा। दुलारी जी के पति भी ये कहते कहते इस दुनिया से चले गए, पर कमल अभी किसी काम धंधे में लग नहीं पाया और अब वो और दुलारी जी घर में रहते हैं और वो अपने पति की पेंसिल से अपना और कमल का पेट पालती है। अब सब भाई बहन को कमल अखरने लगा था। वो उसे ताना देते रहते कि कब तक बैठकर खाएगा, कब कमाएगा और कब जीवन में कुछ करेगा। सब अपने जीवन में बस गए थे। दीपक भी शादी करके अपनी पत्नी संग शहर चला गया था और गांव के उस बड़े से घर में कोई आना नहीं चाहता था। राकेश और विभा की भी अपनी दुनिया होती थी। विभा जी इस बार राखी पर गांव आ जाइए। बड़े महीनों से आप सबसे मिलने का मन कर रहा था, पर विभा नहीं जाती है क्योंकि उसे पता था कि मझले भाई कुछ कमाते तो है नहीं, तो राखी पर ज्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे और वो दोनों भाइयों के पास चली जाती है जो वहीं शहर में रहते हैं। वो वहाँ अचानक से जाती है, पर देखती है दोनों के घर में ताला लगा हुआ है। फोन करने पर मालूम हुआ कि दोनों भाई परिवार सहित घूमने गए हैं। लंबी छुट्टी पड़ रही थी तो उन्होंने प्रोग्राम बना लिया। वो जिन भाइयों पर जान देती थी, उनकी पढ़ाई का विवाह को भी घमंड था, वही भाई राखी को भूल गए और कमल ने 4 दिन पहले फोन कर दिया। विवाह तुरंत बस पकड़कर गांव चली गई। आज उसे कमल गवारू नहीं लग रहा था क्योंकि वो उसके आगे पीछे हो रहा था। उन्होंने विभा से राखी बनवाई और उसे एक कुर्ती दी, जिसे देखकर उसे आश्चर्य हुआ। जी आप ऐसा ही कपड़ा पहनती हो तो ये आपके लिए शहर गया था तब लाया था। कुर्ती साधारण थी पर आज विभा को वो भी बहुत कीमती लग रही थी। आज कमल का प्यार और मासूमियत उसे गवारा नहीं लग रही थी। आज उसकी बातें और उसकी हंसी में अपनापन महसूस हो रहा था। दुलारी जी भी अपने बेटे के प्रति बेटी का प्यार व्यवहार देखकर बहुत खुश हो रही थी और उन्होंने उसके लिए लड़की तलाश करने को कहा। तभी खबर आई कि गांव में पंडित जी की अचानक मृत्यु हो गई है, तो उनकी बेटी लक्ष्मी अकेली हो गई है। दुलारी जी वहां गई। सारे क्रियाक्रम होने के बाद उन्होंने लक्ष्मी को अपने कमल के लिए पत्नी चुन लिया। दोनों बेटों को खबर पहुंचा दी, पर वो नहीं आए। फिर मंदिर में उनके फेरे करवा दिए। विभा खुश हो रही थी, आखिर उसके भाई का भी घर बस गया। 2-4 दिन बाद लक्ष्मी ने कमल से कहा, हमारी अचानक शादी हो गई थी तो मैं आपके बारे में ज्यादा जान नहीं पाई। आप काम क्या करते हो? ये सुनकर कमल सकपक हो गया और नहीं बोल पाया। तब दुलारी जी ने सारी बात बताई तो लक्ष्मी को अपने पति को गुणों को सुनकर अच्छा लगा, पर उसने ये भी समझाया कि पति चाहे कितना भी कमा लाए, पत्नी को उसी में खुशी होती है। ससुराल वालों की कमाई के पकवान से पत्नी को पति की कमाई से बनाई गई 2 रोटी भी अच्छी लगती है। उन्हें खाकर वो गर्व महसूस करती है। अपनी पत्नी की बात सुनकर कमल को महसूस हुआ कि उसे भी अब कमाना चाहिए, तो उसने जगह जगह काम मांगना शुरू किया, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिला। फिर पत्नी ने सलाह दी और कुछ जेवर और पैसे उसको मिले थे और उसका घर जहां वो अपने पिताजी के साथ रहती थी वो भी खाली पड़े थे, जो आगे पीछे उसका ही था। उसने वहां एक राशन की दुकान खोल दी। अब राशन की दुकान चलने लगी और लक्ष्मी भी कमल के साथ वही काम करने लगी। अब अच्छी कमाई होने लगी। दोनों भाइयों ने सुना तो वो भी गांव आ गए
और साथ में विभा भी आ गई। भाई की इतनी खुशहाली देखकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ। लक्ष्मी सिर्फ नाम की ही लक्ष्मी नहीं थी, उसने दोनों भाइयों के परिवार का और विधि का भी अच्छे से स्वागत किया और खाना बनाया। दुलारी जी अपनी बहू के गुणगान गाते थक नहीं रही थी। दोनों भाई किसी और काम से भी आए थे। पहले तो उन्हें लगता था कि कमल की शादी नहीं होगी तो माँ के जाने के बाद हम घर को आपस में बांट लेंगे, पर अब कमल का घर भी बस गया है तो उन्हें डर था कि वो घर अब अकेले कमल हथिया लेगा, क्योंकि वो वहीं रहता है। एक दिन सब बैठे थे तो उन्होंने दुलारी जी से कहा, माँ इतना बड़ा घर है और आप 3 लोग ही हो। पहले तो हम सब मिलकर इसी घर में रहते थे, पर अब ये बड़ा सा घर खाली पड़ा है। हम इसका बंटवारा कर लेते हैं ताकि सबको अपना हिस्सा मिल जाए। कमल को तो घर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ससुर जी उसके लिए घर छोड़कर गए हैं, तो ये घर हम दोनों भाइयों में बांट दीजिए। दुलारी जी और विभा ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और उन्हें राकेश और दीपक से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो सीधे सीधे भाई का हिस्सा ही हजम कर रहे थे। ये सुनकर कमल सख्ती से बोलता है, ठीक है, आप घर का बंटवारा कर दीजिए, पर 2 नहीं 3 हिस्से होंगे। दोनों भाई संकेत में आ जाते हैं। आखिर कमल ने अपना हिस्सा भी मांग लिया। तीसरा हिस्सा क्यों? तुझे तो अपने ससुर जी का घर मिल गया है, पर तेरी भूख खत्म नहीं हो रही है, राकेश ने चिल्लाकर कहा। मैं विभा जीजी की बात कर रहा हूँ, उन्हें भी जायदाद और घर में हिस्सा मिलना चाहिए। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर इतना कानून तो जानता हूँ कि आजकल बेटियों का भी बराबर का हिस्सा होता है। आप मुझे बंटवारे में से 1 भी रुपया मत दीजिए, पर जीजी को उनके हक का हिस्सा मिलना चाहिए और माँ को मैं अपने पास रखूंगा। माँ मेरे हिस्से में आएगी। मुझे माँ के बिना रहने की आदत नहीं है। उनका प्यार, उनकी डांट की जो लत पड़ चुकी है। कमल के मुँह से ये बात सुनकर विभा की आंखें भर जाती हैं। दोनों भाइयों का चेहरा लटक जाता है। उनके पास एक शब्द कहने को नहीं होता है। वो जिस भाई का हक छीन रहे थे, वो भाई तो खुद अपना हक बहन को देने को तैयार था। राकेश भी रोहंधे गले से बोला, कमल तू तो मुझसे भी बड़ा ज्ञानी निकला। मुझे तो अपनी पढ़ाई लिखाई पर घमंड था, पर मुझ में लालच आ गया। पर तू तो सबको प्रेम और भाईचारा का पाठ पढ़ा रहा है। जीवन में किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा जरूरी है, और तू तो इसमें माहिर निकला। हम जायदाद को लेकर लड़ रहे हैं। हमने माँ का जरा भी ख्याल नहीं किया, बस अपनी ही सोचता रहा। तभी दीपक भी आंसू बहाते हुए बोला, मैंने कभी आपका सम्मान नहीं किया। आप मुझसे बड़े हो, पर आप पढ़ लिख नहीं पाए तो मैं भी आपको गंवारा समझता रहा। डॉक्टर हूँ, इतना कमाता हूँ, फिर भी लालच आ गया। आपका हक भी मारने चला था। मुझे माफ कर दीजिए। आपके पास तो कुछ भी नहीं है और ये घर भी हम आपसे छीनने चले थे। दोनों भाई कमल को गले लगाकर रोने लगते हैं। विभा का भी आंसू बह जा रहे थे। भाई मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा 3 भाइयों के बीच भेदभाव किया है। मैंने इनकी पढ़ाई और पैसे की कदर की, पर तेरे प्यार और अपनेपन की हमेशा हंसी उड़ाई। पर तू तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। तू तो सबके दिलों को पढ़ लेता है, भावनाओं को पढ़ लेता है, माँ की ममता को पढ़ लेता है। तुझमें तो पिताजी के सारे गुण हैं। आज तूने अपनेपन से पूरे परिवार को एक कर दिया है। इस घर में तू ही रहेगा। हम में से किसी को कुछ नहीं चाहिए। हम बस तेरा प्यार और अपनापन पाने के लिए इस घर में आते रहेंगे। दोनों भाइयों ने भी हामी भरी। दुलारी जी अपने बिखरे परिवार को फिर से एक देखकर बहुत खुश हुई थी। पाठकों, आप चाहे कितनी भी ऊंची शिक्षा क्यों न हासिल कर ली हो, पर आप अपने से कम पढ़े लिखे को गवार मत बताओ, उसकी हंसी मत उड़ाओ, तो ये गलत व्यवहार है। भाई बहनों में सिर्फ प्यार नहीं होना चाहिए, पैसे और पढ़ाई को नहीं देखना चाहिए। परिवार में बिखराव की जगह एकता होनी चाहिए। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और हमारी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।